हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसका एआईबी के स्टूडेंट्स को बहुत बेसब्री से इंतजार था, एंड दैट इज द ऑफिशियल अपडेट रिगार्डिंग द न्यू सिलेबस। एआईबी 19 का सिलेबस अभी तक अपडेट नहीं किया गया था। इसी वजह से लोगों को ये कन्फ्यूजन आ रही थी कि वेदर हमें पुराने लॉज पढ़ने चाहिए या नए पढ़ने चाहिए, क्या हमारे सिलेबस में नए लॉज ऐड हो सकते हैं, दैट मीन्स नए क्रिमिनल लॉज जो हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है, ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 जो इस साल होने वाला है, दैट हैज़ बिन शेड्यूल्ड ऑन 24 ऑफ नवंबर को आपका एग्ज़ाम अलॉट किया जा चुका है। 24 नवंबर को आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दे पाएंगे। और ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले आपके हाथ में लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपने स्टेट बार काउंसिल में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस साल एक नई अपडेट हमारे सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये बात कही गई है कि अब जो हमारे लास्ट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो 3 इयर्स लॉ कर रहे हैं या 5 इयर्स लॉ कर रहे हैं, तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग भी इस साल ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। इस साल वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या बात कही है और किस तरह से फाइनल ईयर वाले लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 19 के न्यू अपडेटेड सिलेबस के बारे में। और ये जो पीडीएफ आपके सामने नज़र आ रहा है, इस पीडीएफ को मैंने बार एग्ज़ाम की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम 19। आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है वो 19th एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो बाकी सारे टॉपिक्स हमारे एज यूजुअल जो हमने पुराने वीडियो में हमने बताया था कि अगर नया अपडेट नहीं आता है तो एआईबी 17 के जो सिलेबस है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैंने सारे सिलेबस को अच्छे से मैंने बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है। तो सारे सब्जेक्ट्स में जितना पहले कहा गया था वो एग्जैक्ट वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे 3 नए अपडेट हमारे सामने आ रहे हैं। दैट मीन्स एक है भारतीय न्याय संहिता जिसे ऐड किया गया है, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड द थर्ड इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अगर इन 3 सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता ये दोनों सब्जेक्ट आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। आईपीसी और बीएनएस दोनों का मार्क्स मिलाकर 8 नंबर के आपके यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 नंबर का आपका आईपीसी पूछा जाएगा और भारतीय न्याय संहिता आपसे 4 नंबर के पूछे जा सकते हैं। ऑल्दो ये नंबर वैरी कर सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर आईपीसी और बीएनएस दोनों पढ़कर जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम बात करें सीआरपीसी या जो हमारे ओल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थे, साथ हमें देखा जा रहा है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस सब्जेक्ट को भी ऐड कर दिया गया है। दैट मीन्स आपके पास सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़कर जाने पड़ेंगे, और इसका वेटेज है 10 नंबर का। मतलब 10 नंबर में आपको ये दोनों लॉस पढ़ के जाने। ये आप देख सकते हैं। तो सीपीसी का तो जो पहले जो सिलेबस था वो सेम सिलेबस है जो सिविल प्रोसीजर कोड होता है, क्योंकि लकीली इसमें अभी तक हमने कोई चेंजेस नहीं देखे हैं। तो सीपीसी 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। एंड फाइनली जो नया एक एडिशन देखा जा रहा है, दैट मीन्स द एविडेंस एक्ट के साथ हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी देखा जा रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी ऐड कर दिया गया। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके साथ हम लोग बीएसए भी पढ़कर जाने वाले हैं, एंड दैट इज ऑफ 8 मार्क्स। 8 मार्क्स से आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स पूछ। तो और बाकी सारे जो सिलेबस हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स एज इट इज़ हैं जो आज तक पूछे जा रहे थे वही सारे सब्जेक्ट, और उनका वेटेज भी सिमिलर है। वो वेटेज को भी चेंज नहीं किया गया। जैसे आईपीआर जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो हैं 2 नंबर के पूछे जा रहे हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 नंबर। अब कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ के सारे एक्ट्स देखें 8 नंबर के। और इसी तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं कि सारे सब्जेक्ट्स का जो वेटेज पहले था वही सेम वेटेज आपको वो सारे सब्जेक्ट्स एज इट इज़ प्रिपेयर करने। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने पुराने क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग तैयारी की थी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप पुराने क्रिमिनल लॉज से स्टार्ट कर दीजिए, नए सिलेबस का वेट मत करिए। तो जिन्होंने पुराने सिलेबस के साथ स्टार्ट कर दिया होगा उन्हें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, उनका आधा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट भी होगा इन 3 क्रिमिनल लॉ। और ये घबराने वाली बात नहीं, अगर जिन्होंने तक स्टार्ट नहीं किया है वो अगर आज से भी शुरू करे तो उनका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको बैरेक्ट लेकर जाना पड़ेगा अपने साथ। आप क्वेश्चंस के आंसर आप डायरेक्ट में खोज कर या चेक करके भी आंसर टिक कर सकते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ आपको अगर वेटेज पता हो तो 40% और 45% का जो कैप है उतना आपको लाना ज़रूरी है फॉर क्लियरिंग ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। तो जो 40 या 45% का क्राइटेरिया है ये लाना भी कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अभी से आपके हाथ में ऑलमोस्ट 2 मंथ है, 2 मंथ इज़
बेर मिनिमम टाइम या 2 मंथ्स के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। 45% लाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप अच्छी तरह से अब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ तक बात रही नए क्रिमिनल लॉज की, दैट मीन्स BNS या BNSS और BSA, इन तीनों के लिए भी आप बैरेक्ट लेकर जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पुराने लॉज के जो कंसेप्ट हैं वो अगर क्लियर हैं तो आपको नए लॉज में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मोर और लेस दोनों का कंसेप्ट ऑलमोस्ट है, खाली कुछ चीज़ों में चेंजेस करे गए हैं। उन चेंजेस के बारे में मैं आपको डिस्कस करके मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्रिमिनल लॉज में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। और साथ ही साथ तो ये नए क्रिमिनल लॉज हैं, नए क्रिमिनल लॉज पर आपको सेक्शंस बेस्ड थोड़ा काम करना पड़ेगा, आपको सेक्शंस याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्रिमिनल लॉज जो अभी नए आए हैं, आपको पता है ये जुलाई में ही अभी आए हैं। और जो इस साल के बच्चे हैं जो पास आउट हैं या रिसेंट पास आउट्स हैं या पुराने भी जो पास आउट्स हैं जो अब एग्ज़ाम देने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का, तो सारे लोगों के लिए ये जो क्रिमिनल लॉज है ये न्यू ही है। 1 जुलाई से ये लागू हुआ है, तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है नए क्रिमिनल। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नए क्रिमिनल लॉज से कुछ इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे जिनका आप आंसर ना खोज सको या आपको क्वेश्चन ही ना समझ आए। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस पूछा जाएगा यहाँ पर ये नए क्रिमिनल लॉज से। और आपकी अगर इंडेक्स में पकड़ है, अगर आप इंडेक्स में भी खोज सकते हैं कि आपका आंसर कहाँ है, तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी जाने वाला है और आपको इसकी बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 नंबर का है, तो ये बहुत ही बड़ा वेटेज कैरी कर रहा है। तो अब 10 नंबर के अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर भी आप पकड़ बना रहे हैं तो आपके 10 नंबर यहाँ से जा रहे हैं। और जैसा कि देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में कुछ पुराने सब्जेक्ट्स भी आते हैं, सॉरी कुछ केस लॉज भी पूछे जाते हैं। तो आप अगर रीसेंट केसेस पर फोकस कर रहे हैं या फिर अगर आपके लैंडमार्क केसेस क्लियर हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तो आपका 1 नंबर भी कहीं नहीं जा रहा है। और जहाँ तक बात रही पुराने क्रिमिनल लॉज की, तो पुराने क्रिमिनल लॉज में भी आपने कई चीज़ें अच्छे से पढ़ी होगी। आई होप आप इधर 5 साल जो आपने लॉ करा या 3 साल का जो आपने लॉ करा है उसमें आपने पुराने क्रिमिनल लॉज को तो अच्छी तरह से पढ़ा ही होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके जो कंसेप्ट क्लैरिटी होगी वो काफ़ी हद तक ठीक होगी। और अगर नहीं भी है तो आपके पास 2 महीने हैं अभी इन क्रिमिनल लॉज पर आप पकड़ बना सकते हैं। और नए क्रिमिनल लॉज से तो आप एक्सपेक्ट करिए कि बहुत ही क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो नए क्रिमिनल लॉज के लिए भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं CP 10 नंबर कैरी कर रहा है, 10 नंबर इज़ अ गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट। और CPC के लिए आप डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। CPC डायरेक्ट आप आज तक ने आपने एक दो बार तो मिनिमम पढ़ी ही होगी अगर आप लॉ स्कूल में थोड़े से भी सीरियस थे तो आपका CPC इन यहाँ आपको अच्छे मार्क्स मिल जाने वाले। और पुराने क्रिमिनल लॉज में तो आपकी पकड़ है ही, तो पुराने क्रिमिनल आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। और बाकी जो बात रही फैमिली लॉ की या और अगर हम ऐसे लॉज देखें जो हम अपने लॉ स्कूल में जनरली पढ़ा करते हैं, कंपनी लॉ, एनवायरनमेंट लॉ, साइबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। टॉट लॉ वगैरह तो काफ़ी ईजी होते हैं, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी रहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है कि टॉट लॉ का हमारे पास डायरेक्ट नहीं होता है, इसीलिए टॉट लॉ के जो टॉपिक्स होंगे वो आपको घर से ही प्रिपेयर करके जाने होंगे। इसके बेसिक्स आपको घर से ही पढ़कर जाना होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कोई डायरेक्ट नहीं है टॉट लॉ की। MV एक्ट की या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की आप डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। और टैक्सेशन लॉज के भी डायरेक्ट आपके पास होते हैं। से भी अगर आप एक बेयर मिनिमम रीडिंग अगर अच्छे से कर ले रहे हैं और फिर डायरेक्ट साथ लेकर जा रहे हैं तो इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। जहाँ तक हम बात करें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा गया है कि काफ़ी ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट देखकर भी ईजी आंसर कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज़ अ माइनर एक्ट। ये एक छोटा सा एक्ट है, इसमें सिर्फ कुछ सेक्शंस हैं जो अगर आप 2-3 दिन अच्छे से दे दे रहे हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका कंप्लीट हो जाने। जहाँ तक बात रही प्रॉपर्टी लॉ की, तो प्रॉपर्टी लॉ सब बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि टेक्निकल कंसेप्ट ऐसे आ जाते हैं जो हमें समझने में परेशानी होती है। लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि ये ट्रेंड में हमेशा रहा है, जो प्रॉपर्टी लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ से बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी लॉ से ज़्यादातर आपको डॉक्ट्राइन्स पूछे जाएंगे कि किन डॉक्ट्राइन्स कौन सा सेक्शन में, फॉर एग्जांपल डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, या डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग ओवर कौन से सेक्शन में। तो ज़्यादातर डॉक्ट्राइन्स पूछे जाते हैं। तो डॉक्ट्राइन्स आपको एक बार डॉक्ट्राइन्स की लिस्ट याद कर लेनी चाहिए और बेसिक क्वेश्चंस ही वहाँ पर पूछे।
फिर आता है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो ये रहा पूरा आपका सिलेबस। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑल इंडिया बार एग्जाम के 90 का सिलेबस अपने रखिएगा कि हमारे पास एक मेजर चंक ऐड हो चुका है। पुराने क्रिमिनल लॉज के साथ नए क्रिमिनल लॉज दोनों के दोनों आने वाले हैं, तो आपको दोनों पर थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही, आप डायरेक्ट तो लेकर ही जा सकते हैं, तो एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट लेकर जा रहे हैं तो वैसे भी आपको कम परेशानी वाली है। और अगर आप अभी से भी लग जाएं तो आई कैन अश्योर कि आपका इजीली AIBE का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। 2 मंथ्स इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन कोई भी ऐसे एग्ज़ाम को समझने के लिए जो एक ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाला है, और जिसके सब्जेक्ट्स हमने अपने कॉलेज डेज में भी काफ़ी हद तक पढ़े हुए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अब स्टार्ट करने वाले हैं कि मैं आपको पुराने जो PYQs होते हैं, PYQs पर डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा ये हेल्प होने वाला है आपके सिलेबस को समझने के लिए और कंसेप्ट को समझने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले। और जहाँ तक बात रही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो आप हमारे चैनल पर जाके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो वो आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त का तो वो प्लेलिस्ट नहीं है, सारे सेक्शन वाइज मैंने कवर करे हैं, एकदम प्योरली बैरेक्ट बेस्ड है वो। तो अगर आप अपनी नई बैरेक्ट लेकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बैरेक्ट को लेकर बैठेंगे और आप उन वीडियोज़ को देखते जाएंगे तो आपका ये सब्जेक्ट ईजिली कंप्लीट हो जाने वाला है। मुश्किल से 4 दिन लगेंगे, आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने वाला है। और आप एक भी सेक्शन में कहीं नहीं अटकने। जहाँ तक बात रही भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता स्टार्ट कर दिया है, अराउंड 62 सेक्शन तक हमने कर लिया है। तो आप चाहें तो उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए कुछ वन शॉट्स लेकर आने वाले हैं, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज लेकर आने वाले हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, आपके पास 2 मंथ हैं, अभी से आप लग जाइए, श्योर शॉट आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाने वाला है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।